वो किसी भी तरीके को विभाजित करना है, कुल मिलाकर के लक्ष्य है। तो इस पे बात करना भी बहुत ज्यादा जरूरी था। अब जो अडानी की लेकर के बात आई, एक तो पहली बात यह है कि अडानी के पास जो पैसा है वो किसका पैसा है, अब इस पे बात कर ली जाए। दुनिया के होंगे तीसरे सबसे बड़े पूंजीपति अडानी जी, लेकिन भारत के सबसे बड़े कर्जदार भी अडानी जी हैं। हमारे राष्ट्रीय बैंकों का सबसे ज्यादा कर्जा अडानी जी के ऊपर है। तो वो बैंकों में पैसा किसका है? पूरे जनधन खाते खुलवाए गए पैसा, और तमाम लोगों का हमारा आप जो छोटी छोटी पूंजी उठा करके बैंकों में जमा करते हैं, और हमारी पूंजी पे ब्याज खत्म होता जा रहा है, और अडानी जी को लोन पे लोन मिलते चले जा रहे हैं और माफ भी होते चले जा रहे हैं। तो पैसा किसका है? तो अगर जो है अडानी जी का पैसा लगवाया जा रहा है राजस्थान में या छत्तीसगढ़ में कहीं लगवाया जा रहा है, तो अडानी जी का पैसा नहीं है, वो हम लोगों का ही पैसा है जो अडानी जी के जिम्मे कर दिया गया है। अगर ये पैसा अडानी जी के पास था तो सार्वजनिक क्षेत्र की संपत्तियां तैयार होती, नए उद्योग लगते सार्वजनिक क्षेत्र के। जी, छत्तीसगढ़ और राजस्थान की सरकार को भी तो सोचना चाहिए। जो बात आप रख रहे हैं, तो ये राजस्थान और छत्तीसगढ़ में तो कांग्रेस की सरकार है, उन्हें भी तो सोचना चाहिए कि आखिर मैं उसी पे आ रहा हूं, किसकी एंट्री दे रहे हैं। और अगर एंट्री दे रहे हैं, और जैसा राहुल गांधी कह रहे हैं कि कॉरपोरेट से हमें कोई नफरत नहीं है, बल्कि इसके मोनोपोली से नफरत है, कि इसमें एकाधिकार नहीं होना चाहिए। और अगर एकाधिकार की बात कर रहे हैं, तो क्या अडानी की एंट्री राजस्थान में होने से अडानी अब सुरक्षित रहेंगे? क्या कल को कांग्रेस की सरकार आ गई तो अडानी को भागने की, देश छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसकी गारंटी दी जा रही है? कई सारे सवाल भी तो खड़े हो रहे हैं। निश्चित तौर पर राजीव जी, अडानी कहीं नहीं भागेंगे, और अडानी का भागेंगे तो सरकार के रहते हुए भागेंगे। मतलब दूसरी सरकार आ जाएगी तो भागने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर भागेंगे तो इस सरकार के रहते हुए भागेंगे, जैसे और लोग भागे हैं। दूसरे लोग भी जो है दूसरी सरकारों को रहते हुए नहीं भागे। तो जो भी लोग भागे वो इस सरकार के रहते हुए भागे, वो कान में बता करके भागे हैं। अरुण जेटली जी के कान में बता के विजय माल्या भागे हूँ, बाकायदा उन्होंने ऐलान किया कि मैं तो बता करके आया हूँ को। और एक साहब जो थे वो दावोस में, उनकी तो फोटो आ रहे हैं बाकायदा हमारे महामानव के साथ में, और उसके बाद मालूम पड़ रहा है कि वो चले गए हैं देश छोड़ करके। तो इसलिए जो भी भागेंगे वो इसी सरकार में भागेंगे। तो लेकिन जहां तक अडानी का सवाल है, तो देखिए, एक तो राहुल गांधी कुछ भी कह रहे हो, अशोक गहलोत अडानी के मामले में पाक साफ नहीं है, इसको भी समझना चाहिए। या तो ये राहुल गांधी की कमजोरी है, राहुल गांधी दबे हुए हैं अशोक गहलोत से, जो भी आप समझिए। क्योंकि अशोक गहलोत इससे पहले बाकायदा खुलेआम चिट्ठी जो सोनिया गांधी को लिख चुके हैं कि कोयला रिलीज करवाया है छत्तीसगढ़ से, और वो किसका कोयला आना है छत्तीसगढ़ से। और छत्तीसगढ़ में भी जो हस्ती वाले का मामला चल रहा है, तो उसमें वहां खुलकर के दो पक्ष हैं, वो किसके साथ खड़े हुए हैं? दो पक्ष कांग्रेस के। तो अडानी सर्वव्यापी हैं, ईश्वर के बाद उन्हीं का स्थान है सब जगह जो व्याप्त है इस देश के अंदर। ईश्वर तो शायद कम जगह होगा, लेकिन अडवाणी जी इस देश में सब जगह व्याप्त हैं। तो अडवाणी जी बहुत हैं। तो लेकिन राहुल गांधी की फिर भी ये तारीफ करनी पड़ेगी कि वो खुल करके लड़ाई लड़ रहे हैं, बोल रहे हैं। हो सकता है उनके अपने अंदर भी चीजें हो, तो उनको अपने अंदर भी ठीक करना है चीजें। मतलब इससे बड़ी नहीं हो जाएंगे कि आप जो है ये कहेंगे मैं उनके खिलाफ भी बोलूंगा। तो मालूम कराइए कि मामला कुछ अंदर कुछ चल तो नहीं रहा है। मालूम पड़ा कि आपको पता ही नहीं चले, और जैसा प्रेम कुमार जी ने कहा कि अडानी जी आपकी सरकार लेकर ही चले जाए राजस्थान की। तो ये भी हो सकता है, तो पहले देख रही है, तो बाद में आप बोले जब वो सरकार लेके चले आए, तो उससे पहले बोलना शुरू कर दीजिए, तो मालूम पड़ा है आपके अंदर भी चीजें। जी राजीव जी, एक अडानी नाम के इर्द गिर्द बहुत सारे सवाल घूम रहे हैं, और कांग्रेस को कई सवालों के से अभी दो चार होना बाकी है, और कई सवालों का जवाब देना है। और ये सवाल जनता पूछेगी, आने वाले समय में जरूर पूछना चाहेगी। लेकिन जेपी सिंह साहब, आपसे समझना चाहूंगा, आखिर बार बार राहुल गांधी आरएसएस पर हमला क्यों करते हैं? लड़ाई तो लड़नी उनको बीजेपी से, तो आरएसएस को बीच में क्यों लाते हैं राहुल गांधी? क्या समझते हैं आप, क्यों आखिर सावरकर से लेकर के आरएसएस, बीजेपी, आरएसएस, और बीजेपी की बात कम लेकिन आरएसएस की बात ज्यादा करते हैं? ये फायदे के लिए है या नुकसानदायक भी हो सकता है कांग्रेस पार्टी के लिए? देखिए राजीव जी, इसका जवाब यह है कि मोदी जी माँ बेटी की सरकार क्यों कहते हैं, या माँ बेटी की पार्टी क्यों कहते हैं? वो कांग्रेस में क्यों नहीं हमला? वो कहते हैं ना कि माँ बेटी की, जो माँ बेटे की सरकार है ये, 1.5 लोगों की माँ बेटे की पार्टी है, 1.5 लोगों की पार्टी है, तो 2.5 लोगों की पार्टी है, ये कहते हैं ना। कांग्रेस की तो आलोचना उस तरह नहीं करते या निंदा नहीं करते जिस तरह वो माँ बेटी की निंदा करते हैं।
कांग्रेस को तो टोटलिटी में पप्पू नहीं बनाया गया, राहुल गांधी को क्यों बनाया गया? और अभी भी जो है आपके अमित शाह बाबा कहते हैं, बाबा हमारे बच्चों को कहा जाता, राहुल बाबा ने कहा, पप्पू ही नहीं बाबा भी कहा जाता है उन लोगों की तरफ से कि राहुल बाबा ने कहा, बाबा। आमतौर पर जो है बहुत जगहों पर बच्चों को बाबा कहा जाता है। तो सवाल इस बात का है कि जिस तरह माँ बेटे या माँ बेटे बेटी की पार्टी कांग्रेस है, उसी तरह आरएसएस की पार्टी भाजपा है। भाजपा का अपना क्या अस्तित्व है? अगर आरएसएस माइनस हो जाए तो भाजपा जो है वो क्या कहते हैं, किसी स्टेट में 10 सीट नहीं पाएगी। ये तो आरएसएस है जो उसको सीट दिलाती है, तमाम तरह से दंगे फसाद से सब में उसकी जो है उसकी भूमिका होती है। भाजपा वाले थोड़ी लड़ते हैं कि सब आरएसएस बजरंग दल क्या है, ये भाजपा थोड़ी है। भाजपा तो इनसे निकली हुई एक जो है राजनीतिक मुखौटा है। और गोविंदाचार्य तक ने कहा था कि ये जो है मुखौटा है, ये मुखौटे की सरकार है, जिसकी वजह से अटल बिहारी वाजपेयी की नाराजगी के कारण गोविंदाचार्य को आज राजनीतिक बियाबान में घूमना पड़ रहा है। देखिए, मैं अडानी जी से बात शुरू करूंगा। राजस्थान में जो सब विवाद हालिया उठा था, राजस्थान में जो लीडरशिप चेंज का मामला था, जो राजस्थान में सचिन पायलट अभी भी एक पोटेंशियल कैंडिडेट के रूप में है। गहलोत साहब ने इस बीच में जो इन्वेस्टर समिट बुला लिया, वो अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए बुलाया। मेरे हिसाब से अभी पूरी तरह जो धूल है, जो आंधी उठी थी, वो अभी पूरी तरह से जो है वो जमीन में जो है दबी नहीं है। अभी संधिकाल चल रहा है। आप 6 महीने आपको जो है अडानी के बारे में वास्तविक रूप से क्या होगा राजस्थान में, इसमें 6 महीने आपको इंतजार करना पड़ेगा। और 6 ही महीने आपको छत्तीसगढ़ में भी इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर भी जो है वो आपका क्या कहते हैं, सिंहदेव और जो है वो बघेल में बनी हुई है। और सिंहदेव के खड़े होने से पहले हसदेव जंगल की कटाई रुकी, और फिर हसदेव जंगल में 8,000 10,000 से ज्यादा पेड़ जो है वहां काट दिए गए अडानी के लिए, कोयला खदान के लिए। सवाल इस बात का है कि आप ये कैसे आप इसको अंतर करेंगे कि आप जो है वो क्या कहते हैं, कारपोरेट पूंजी के अधिकार को बढ़ावा नहीं दे रहे। जहां उनकी सरकार है, मतलब उनकी लाइक माइंडेड सरकार है जो उनको आगे बढ़ा रही है, वहां वो अपने लाइक माइंडेडनेस के कारण उनको काम देगी। और जहां उनकी सरकार नहीं है, वहां आप इन्वेस्टर समिट के नाम पर उनको काम देंगे। इस जो इन्वेस्टर समिट में उन्होंने कहा कि अब 65,000 करोड़ आप क्या इन्वेस्ट करेंगे, इसमें प्रतिस्पर्धा कहां है? सबसे पहले अगर आप चाहते हैं कि प्रतिस्पर्धा, तो आप कहें कि हम ये सेक्टर प्राइवेट सेक्टर के लिए खोल रहे, इसमें इन्वेस्टमेंट हम चाहते हैं कि लोग आगे करें और उसमें प्रतिस्पर्धा होगी, तब हम जो है वो क्या कहते हैं इन्वेस्टमेंट कराएंगे। तो आप तो बुला के कह रहे हैं कि आप हमारे यहाँ लगाओ, जो आप कहोगे हम मान लेंगे। तो ये कैसे माना जाए कि ये जो है वो पक्षधरता नहीं है? इसको आप कैसे जो है मतलब डिफाइन करेंगे पक्षधरता नहीं है? और राहुल गांधी अभी क्योंकि भारत यात्रा में है, अभी ये कांग्रेस का बाउंडर भी उठा हुआ है। तत्काल जो ये परिस्थिति उठी और जो पत्रकारों ने पूछा, तो देखिए ये उदयपुर चिंतन शिविर में भी राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने यही कहा था कि हम आर्थिक उदारीकरण की नीति पर, आर्थिक प्रस्ताव में कहा था कि हम आर्थिक उदारीकरण की नीति पर कायम रहेंगे। बस हम एकाधिकार नहीं चाहते कि जो है पूंजी का एकाधिकार कुछ जो है वो क्या कहते हैं एक पाकेट वाले घर उसमें हो। उसी बात को राहुल गांधी ने आज फिर दोहराया। अगर राहुल गांधी ये न दोहराते तो उनके सामने क्या विकल्प था? क्या कहते कि गहलोत ने गलत किया है। और गहलोत के साथ पहले से ही 202 विधायकों का जो है वो दावा कर रहे हैं और वहां पार्टी विरोध कर जाती, तो पता चला कि राहुल गांधी में जो किरकिरी हुई तो उससे ज्यादा किरकिरी हो जाती, तो राजस्थान रातों रात जो है वो चोला बदल दिया। तो सवाल इस बात का है कि राहुल गांधी के पास ये कहने का, लेकिन आप गहलोत की कुटिलता तो देखिए, जब आपका अभी पूरी तरह धूल जो है बैठी नहीं है, अभी विवाद कायम है, अभी भी और आगे क्या होगा, तमाम कयासबाजियों का दौर चल रहा है। इतनी जो है अभी इतनी पिटाई पैदा हो गई पार्टी में आपको लेकर के। और आप परिपत्र कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कोई व्यक्ति अगर शामिल होना चाहे तो हो सकता, अन्यथा इन आंदोलनों में कोई शामिल नहीं होगा। संघ स्वयं को दूर करता। लिखित प्रमाण है 1942 में इस बार का जिक्र किया जेपी सिंह सर ने। सुहरावर्दी की में शामिल श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंगाल के तत्कालीन अधिकारियों को, अंग्रेज गवर्नर को चिट्ठी लिखकर बता रहे थे
कि मैं आपको बताता हूं कि इस आंदोलन का दमन शमन कैसे किया जाए, इसके उपाय मैं आपको बताने को तैयार हूं। लिखित पत्र है, बाकायदा उसके प्रमाण मौजूद हैं। भारत छोड़ो आंदोलन जब चल रहा था तो सावरकर, जिनका नाम राहुल गांधी ने लिया, और बहुत खुलकर स्पष्ट कहने की जरूरत है कि उस वक्त विनायक दामोदर सावरकर और उनकी हिंदू महासभा अंग्रेज सेना में हिंदू युवकों की भर्ती के लिए शहर शहर में सैन्य परिषदें गठित कर रही थी। ये बाकायदा सावरकर का अभियान था। उन्होंने कहा था कि हम इस मौके पर आपका साथ देने के लिए तैयार हैं। मैं हिंदू युवकों से आह्वान करता हूं कि वे ब्रिटिश फौज में भर्ती हो जाएं। कितने उदाहरण चाहिए, प्रमाण चाहिए इस बात के लिए। जब सरदार भगत सिंह को फांसी हुई, राजीव जी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और हिंदू महासभा ने श्रद्धांजलि अर्पित नहीं की थी शहीद आजम को, और आज हमारे प्रधानमंत्री मंच से खड़े होकर झूठा आरोप लगाते हैं कि भगत सिंह के जेल यात्रा के समय कांग्रेस के नेता उनसे मिलने नहीं जाते। मेरा एक वीडियो है मेरे चैनल पर, सब प्रमाण मैं बता सकता हूं। इतिहास सिद्ध साक्ष्य हैं कि शहीद आजम भगत सिंह जब जेल में बंद थे तब मोतीलाल नेहरू से लेकर काला काकर नरेश, जवाहरलाल नेहरू जेल में जब अनशन पर बैठे थे भगत सिंह तब उनसे मिलने गए थे। उसका वर्णन उन्होंने किया है कि इतने दिनों से अनशन पर बैठा है लेकिन उसके चेहरे पर सूर्य के समान तेज है। ये भगत सिंह के लिए लिखा है। और उन भगत सिंह की शहादत पर संघ ने श्रद्धांजलि अर्पित नहीं की थी राजीव जी। संघ के हजारों पेज के साहित्य में भगत सिंह का नहीं है, उसे साहित्य की अवमानना है। लेकिन जो भी कुछ लिखा गया है, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव का नाम नहीं है संघ के साहित्य में कहीं। और आज वे आरोप लगाते हैं उस पार्टी और उन महापुरुषों पर। अभी एक अभियान इसी 2 अक्टूबर को राजीव जी शुरू हुआ, जिसमें गांधी जी के बारे में एक पत्र अंग्रेजी सरकार का, जो मुंबई की जेल में जब वे थे, यरवदा जेल में, बात कीजिए यरवदा जेल में, उसमें यह भी कोशिश की गई। वो एक विक्रम संपत है जिन्होंने सावरकर की जीवनी लिखी है। तमाम उस जीवनी में तथ्यात्मक गलतियां हैं। उन्होंने ये साबित करने की कोशिश की कि गांधी जी को 100 रुपए पेंशन या भत्ता मिलता था। उसका खुलासा उस पत्र का मेरे मित्र अशोक पांडे, जिन्होंने उसने गांधी क्यों मारा पुस्तक लिखी, उन्होंने किया, मैंने किया, राजेश बहुगुणा एक हमारे मित्र हैं, रिटायर्ड आईएएस, मध्य प्रदेश के एक एडिशनल चीफ सेक्रेटरी के पद से रिटायर हुए अफसर ने उस पत्र को भ्रामक रूप से उसकी व्याख्या करके यह साबित करने की कोशिश की कि गांधी जी को पेंशन मिलती थी। वो जेल में कैदियों पर व्यय होने वाला एक खर्च था। एक विभाग से दूसरे विभाग को स्वीकृति करने का, एक मद से दूसरे मद में वित्तीय स्वीकृति का पत्र था। और उसके बाद गांधी जी का लिखित पत्र हम लोगों ने दिखाया, अशोक पांडे और हम जैसे लोगों ने, कि गांधी ने उस भत्ते को भी खर्च अपने ऊपर होने से इनकार कर दिया। यरवदा जेल से लिखे गए पत्र में मोहनदास करमचंद गांधी ने जेल में अपने लिए पत्रिकाएं और अखबार मंगाने की अनुमति चाहिए, और उसमें यह लिखा कि मुझे अंग्रेज सरकार के वैश्विक अखबार और पत्रिकाएं नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ ये मंगाने की अनुमति दीजिए, मैं मंगा लूंगा अपने खर्चे से। और यरवदा जेल से ही बैठकर वायसराय को पत्र लिखते हैं मोहनदास करमचंद गांधी कि हमारी लड़ाई आजादी मिलने तक खत्म नहीं होगी, हमारे देश को आप ज्यादा दिनों तक कैद नहीं रख पाएंगे। इसलिए मैं कहता हूं राजीव जी, राहुल गांधी हो या राजीव रंजन श्रीवास्तव या डॉक्टर राकेश पाठक, हम सबकी जिम्मेदारी है इस वक्त इस लड़ाई को लड़ने की कि जब गांधी जी और राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के महानायकों पर कीचड़ उखाड़ने का काम कोई कर रहा हो तो उसे हर दिन ये याद दिलाने की जरूरत है कि इनकी अपनी कोई भूमिका नहीं थी आजादी की लड़ाई। इसलिए मैं कहता हूं कि राहुल गांधी ये लड़ाई भले ही राजनीतिक उद्देश्य से लड़ रहे हों, हमारी तरफ से हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। अगर इस लड़ाई में भी वे इन झूठ के खिलाफ खड़े हैं, संघ के झूठ के खिलाफ, संघ की घृणा और झूठ की राजनीति के खिलाफ, तो एक नागरिक के तौर पर हमारे लिए इतना ही पर्याप्त। जी राजीव जी बिल्कुल। प्रेम कुमार जी, क्या इतने सारे जो झूठ फैलाए जा चुके हैं, इससे आखिर कैसे निपटेगी कांग्रेस? क्योंकि नफरत के खिलाफ, झूठ के खिलाफ और तमाम ऐसे मुद्दों के खिलाफ ये आवाज़ तो उठा रहे हैं, लेकिन ये आवाज़ क्या आपको लगता है कि उस झूठ से पर्दा हटाने के लिए, उठाने के लिए काफ़ी है?
अनम्यूट कर लीजिए। राजीव जी, हम लोगों ने ये मान लिया है कि झूठ से लड़ने की जिम्मेदारी राहुल गांधी की है और कांग्रेस की है। झूठ से लड़ने की जिम्मेदारी तो हर नागरिक की होनी चाहिए। क्या बीजेपी के लोगों को, संघ के लोगों को झूठ से नहीं लड़ना चाहिए? अगर वो वास्तव में मानते हैं कि वो देशभक्त हैं, अगर देशभक्त हैं तो सच्चाई, सत्य का साथ देना, सत्य की खोज करना, इससे बड़ी तो देशभक्ति नहीं हो सकती ना। तो क्या विपक्ष, क्या सत्ता पक्ष, हिंदुस्तान के हर नागरिक को सत्य की खोज करनी होगी और उन लोगों को जो झूठ फैलाते हैं उनको बेनकाब भी करना होगा। ये अकारण नहीं है कि आज जब दुनिया में नोबेल पुरस्कार बांटे जा रहे हैं तो हिंदुस्तान के फैक्ट फाइंडिंग लोग शुमार हो रहे हैं, उनके नामों पर विचार हो रहा है। ये दर्शाता है कि आज झूठ से लड़ने की सर्वथा सबसे ज्यादा जरूरत है और इस काम को जो कोई करेगा, जो कोई कर रहा है, वो इतिहास में आदरणीय माने जाएंगे। चाहे वो मोहम्मद जुबैर हो या प्रतीक सिन्हा हो या दूसरे लोग, बहुत बुराइयां भी हो सकती हैं भाई। प्रतीक सिन्हा और ऑल्ट न्यूज, इन सबको विदेश से मदद मिली, डॉलर मिले, उन्होंने भी अपने सिद्धांतों से कॉम्प्रोमाइज किया, बहुत सारी बातें हैं, वो आलोचनाएं एक तरफ हैं, लेकिन फैक्ट फाइंडिंग का जो काम वो कर रहे हैं वो काम बहुत बड़ा है। वो काम उन्हें एक ऊंचे पायदान पर बिठाता है। उसी तरीके से आप जिस तरह का प्लेटफॉर्म चलाते हैं जहां निर्भीक ढंग से लोग अपनी बात रखते हैं, तो ये भी फैक्ट फाइंडिंग का ही है। अब इसमें हम पैनलिस्ट की भूमिका होनी चाहिए कि हम कितनी शिद्दत के साथ, कितने रिसर्च के साथ, कितने फैक्ट्स के साथ हम सामने आते हैं। ये जितना ज्यादा आएंगे आपका प्लेटफॉर्म उतना वैल्यूएबल होगा। तो ये सिर्फ राहुल गांधी और कांग्रेस की जिम्मेदारी नहीं है, देश के तमाम क्षेत्रीय राजनीतिक दल और जो गैर राजनीतिक दल हैं उनकी भी जिम्मेदारी है, हर नागरिक की जिम्मेदारी है। और आज देश जिन परिस्थितियों से गुजर रहा है, सच्चाई तो अनुभूति की चीज भी तो होती है। अब भूख से लोग मर रहे हैं, ये क्या अनुभूति हमें नहीं हो रही? कोरोना के काल में पैदल चलते हुए हम लोगों ने दिल्ली से अपने अपने घर सैकड़ों किलोमीटर दूर जाते नहीं देखा क्या? ऑक्सीजन की कमी से मरते नहीं देखा क्या? बेरोजगारों की लंबी खड़ी फौज हम देख रहे हैं, उद्योग व्यवस्था किस तरीके से गुजरी है, उन सब चीजों को हम देख रहे हैं। सीमा सुरक्षित है वो देख रहे हैं। ड्रग्स में हमारा देश डूबा जा रहा है, नौजवानों को नशे में धकेला जा रहा है, वो हम देख रहे हैं। और इसके साथ साथ अमीर और गरीब की खाई देख रहे हैं। तो इन सब के रहते हुए चाहे कुछ किस्म का सत्य कि हम विश्व गुरु बनने जा रहे हैं, अब नहीं 25 साल बाद बनने जा रहे हैं, 25 साल बाद फिर कुछ और टाइम दे दिया जाएगा, क्योंकि इससे पहले तो हम मानते थे कि 5 साल में ही बाद ही गुरु बनने जा रहे हैं विश्व गुरु, वो नहीं बने। अब 8 साल हुआ, 10 साल में भी नहीं, अब 25 साल बाद प्रधानमंत्री जी बोल चुके हैं लाल किले से कि 2047 तक, यानी अब से 25 साल बाद हमारा देश जो है दुनिया में विकसित राष्ट्र बनेगा। तो अब तो ये तो हमने पहले भी कहा है कि प्रधानमंत्री जी ने मान लिया था कि उनके रहते हुए, उनके जीते जी, उनके प्रधानमंत्री रहते हुए हिंदुस्तान जो है विश्व गुरु या विकसित राष्ट्र नहीं बन सकता। तो ये क्या फैक्ट फाइंडिंग हमें नहीं दिख रही है? जनता इसको समझ रही है, लेकिन उनके पास में संसाधनों पर उनका एक अधिकार है। वो जो भी सोशल मीडिया के फ्रंट है वहां से वो स्प्रेड करने में आगे हैं, इस बात को हम मानते हैं। लेकिन जनता के दिलों में जो बातें घर कर गई हैं वो उससे कहीं ज्यादा प्रभावशाली है और कदम उठाने की जरूरत है। एक भारत जोड़ो यात्रा देखिए शुरू मात्र हुई है, लेकिन किस तरीके से जनता दौड़ दौड़ कर चली आ रही है, उससे ये पता चलता है कि बस कदम उठाइए, लोग फैक्ट फाइंडिंग के लिए खुद तैयार बैठे हैं। जी राजीव जी, बिल्कुल बिल्कुल फैक्ट फाइंडिंग की बात और बहुत सारी बातें, बहुत वाजिब बात यहाँ रख भी रहे हैं। और ये सही है कि देश के लोगों को, जनता को जागरूक होना होगा और झूठ के खिलाफ उनको भी आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। लेकिन कोई ना कोई नेता हमारे देश में ऐसा
लोगों को चाहिए होता है जो कि उनके दुख दर्द पे मरहम लगाए और आगे बढ़े, और शायद इस वक्त वही होता हुआ दिखाई दे रहा है। मीनू जी, जल्दी से आपके पास आना चाहूँगा, फिर जेपी सिंह साहब आपके पास भी क्लोजिंग कमेंट के लिए, अमलेंदु उपाध्याय जी भी हैं। मीनू जी, क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी के रूप में एक ऐसा नेता इस देश को मिल गया है जो ऐसे तमाम चीज़ों से लोगों को थोड़ा जो एक कहते हैं राहत दिला पाए, जिसमें सबसे ऊपर नफरत है, और उसके बारे में बहुत सारी बातें हो चुकी हैं कि नफरत को लेकर के इस देश ने क्या क्या नहीं देखा अभी तक? जी राजीव जी, मैं जहां बात अपनी रख रही थी वहां ये अडानी के बारे में बात हो रही थी। मैं जरा सा यहाँ कंप्लीट कर देती हूँ। वैसे तो सभी मेरे से पूर्व पैनलिस्ट ने क्लैरिफाई कर दिया है कि राहुल गांधी ने जो कहा है, उनका कहने का मतलब ये है कि हम क्रोनी कैपिटलिज्म के अगेंस्ट हैं, कि 2 या 3 को हम के हाथ में सारा व्यवसाय या उद्योग सीमित नहीं होने देंगे, जितना भी व्यापार है या इंडस्ट्रीज हैं। दूसरी बात यह है कि यहाँ पे आलोचना हो रही कि अशोक गहलोत ने ये इस वक्त आयोजित करके और ये उनको शायद चिढ़ाया है केंद्रीय नेतृत्व को। मेरा मानना ऐसा है कि ये जो ये इन्वेस्टमेंट समिट होती है, ये कोई ऐसा नहीं है कि इसको अच्छा उस समय से लेके लगातार, और फिर मोदी जी आके जो आक्रामक ढंग से उसको लागू करने लगे, और फिर आज की डेट में आ रहा है कि फिर जो है आपके पास जो है वो मुद्रा नहीं है, काम करने के लिए मुद्रा नहीं है, आप पेट्रोल पर टैक्स लगा करके लोगों की तनख्वाह बांट रहे हैं, आपको यूनिवर्सिटी में अध्यापकों को पैसा दे, वो क्या कहते हैं, आपके वेतन देने का पैसा नहीं है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में 400% अध्यापकों के वेतन के देने के लिए, पैसे के लिए 400% फीस बढ़ा दी गई, लड़के आंदोलन करते हैं। ये बहुत सी बातें हैं और बहुत व्यापक बातें हैं, जिसमें बहुत लंबे बहस का मुद्दा है और लंबा बहस हो सकता है। लेकिन कुल मिला के राहुल गांधी की यात्रा चल रही है, ये पॉजिटिव नोट में चल रही है, और इसके आपको अंतिम परिणाम आने की हम सब लोगों को प्रतीक्षा करनी चाहिए कि ये जो है अंतिम रूप से कितना जो है जोड़ने में ये यात्रा सफल रहती है। क्यों? क्योंकि राहुल गांधी जोड़ने में लगे हुए हैं, उनके तमाम छत्र तोड़ने में लगे हुए हैं, ऐसा मेरा मानना है। जी, बहुत सारी बातें हैं और इस यात्रा के दौरान बहुत सारी बातें आती रहेंगी, लेकिन कांग्रेस को कई सारे सवालों का जवाब भी देना होगा, जैसा जेपी सिंह साहब कह रहे हैं। चाहे वो 2 व्यापारियों अदानी और अंबानी की बात हो, या देश में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत झूठ से पर्दा अभी उठना है, बहुत सारे नफ़रत के वातावरण जो पैदा कर दिए गए हैं उसको कैसे ख़त्म करना। सिर्फ नफ़रत के खिलाफ आप आगे तो बढ़ रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे जिस देश में, गांधी के देश में अगर गोडसे की पूजा ज़्यादा होने लगे तो आप समझिए कि देश किस दिशा में जा चुका है। और इस देश में आपको बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। और प्रेम कुमार जी बिल्कुल सही कह रहे थे कि न सिर्फ कांग्रेस को बल्कि हम और आप जैसे लोगों को भी आगे आने की ज़रूरत है, और हम लोग कर रहे हैं अपने अपने मंचों से, जितनी हमारी क्षमता है उससे ज़्यादा करने की कोशिश हम कर रहे हैं। लेकिन जिनके पास एक बहुत बड़ा संगठन है, 2019 में जब मोदी की आंधी थी, 2019 के आम चुनाव की बात कर रहा हूं, तब भी 12 करोड़ लोगों ने वोट अगर किया कांग्रेस के पक्ष में, तो कांग्रेस के साथ 12 करोड़ लोगों का, वोटर्स का जो दल है, उसके साथ कांग्रेस चाहे तो बहुत कुछ कर सकती है। तो बहुत सारे सवाल हैं जिसका जवाब देने की ज़रूरत है। युवाओं को देखता हूं जो एक तरफ सावरकर, गोडसे और इन लोगों की तरफ अगर भाग रहे हैं, तालियां बज रही हैं, एंटी कांग्रेस अगर बातें होती हैं, तो आज के युवा अगर तालियां पीटते हैं, खुश होते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि देश किस दिशा में जा चुका है। कांग्रेस के लिए मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन देश में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें नफ़रत की बू आती है, और इसके लिए अगर तालियां बजें, गरबा में अभी इसी दौरान नफ़रत की बात जब हम कर रहे हैं, बस 1 मिनट आप लोगों का और लूँगा, और गुजरात से जो पैगाम भेजा गया कि एक नहीं 3-3, 4-4 लोगों को पत्थर फेंकने के जुर्म में अगर उनकी पिटाई की गई बांध करके पोल से, और पूरी दुनिया में उस वीडियो को देखा जा रहा है, उससे आपकी कितनी तौहीन हो रही है, भारत का सिर जो है वो कैसे झुक रहा है, ये सब समझने की ज़रूरत है। और ये सब ऐसे नहीं, ये नफ़रत के कारण है। उस नफ़रत को कैसे आप दूर करेंगे? आपके पास मंदिर है, फिर भी आप मस्जिद में जा कर के पूजा करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये भी नफ़रत है।
इन सब को दूर करने की ज़रूरत है, बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। उसकी शुरुआत हो गई है, शुरुआत पदयात्रा के रूप में है और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जुड़ने और जोड़ने की ज़रूरत है। बहुत ज़रूरतें हैं और उस पर काम करने हम लोग अपना काम तो कर ही रहे हैं, कम से कम खबरें तो पहुंचा रहे हैं और पॉजिटिव खबर पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और उसमें हमारे तमाम पैनलिस्ट मैं पर्सनली आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं और सिर्फ रस्म अदायगी नहीं, मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि कम से कम आप आते हैं इस मंच पे और अपनी बात खुल के कहते हैं। बहुत लोग मंच पे आने के बाद भी उसके बाद भी अपनी बात खुलकर नहीं रखते, उनको लगता है दूसरा पक्ष सुन रहा होगा और वो क्या सोचेगा, इसलिए यहाँ ये नहीं ये कह दो तो ज़्यादा ठीक रहेगा। लेकिन कम से कम आप लोग अपनी बात तो रखते हैं साफ गोई के साथ, इसके लिए बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। तो बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं जेपी सिंह साहब आपको, प्रेम कुमार जी आपको, मीनू जैन जी आपको, अमलेंदु उपाध्याय जी आपको और साथ में हमारे 2 साथी और जुड़े थे, राकेश अचल जी और डॉक्टर राकेश पाठक जी। आप सबको बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। इस कार्यक्रम में आप लोगों ने हिस्सा लिया और इस कार्यक्रम को सफल बनाया, उसके लिए बहुत धन्यवाद। हमारे तमाम साथी जो जुड़े हुए हैं इस कार्यक्रम में, ओम प्रकाश तिवारी जी कह रहे हैं अकेले गुजरात नहीं बल्कि MP UP में भी पुलिस ने खंबे से बांधकर एक समाज के लोगों की पिटाई की। गुलशन गुलाटी जी कह रहे हैं विल यू रीड टुडेज कमेंट ऑफ ऑडियंस। बिल्कुल पढ़ रहा हूं गुलशन गुलाटी जी, और आपका जो कमेंट, आपका जो सुझाव है गुलाटी जी, वो मैं पढ़ चुका हूं कि न सिर्फ एक मुद्दे पे जो भारत जोड़ो यात्रा है, उसके अलावा कई और मुद्दे भी हैं, उस पर भी चर्चा होनी चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, उस पर भी चर्चा, और आप अगर गौर फरमाएंगे हमारे इस कार्यक्रम में तो हम लोग न सिर्फ भारत जोड़ो की बात कर रहे हैं, इस यात्रा की बात कर रहे हैं, बल्कि तमाम उन मुद्दों को भी जोड़ने की, लाने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर आप देखें तो आज की तारीख में देश में जो देश की जो वर्तमान स्थिति है, इस पर गहन चिंतन मनन करने की जरूरत है और वो एक दिन के इस 1 घंटे के प्रोग्राम से, सवा घंटे के प्रोग्राम से खत्म नहीं हो सकता है। घंटों इस पर देना होगा, तभी आप और हम भी इस नफरत के खिलाफ जो लड़ाई है उसमें कुछ योगदान कर पाएंगे। इसलिए गुलशन गुलाटी जी, आपकी बात बिल्कुल गंभीरता से पढ़ता हूं, सुनता हूं, देखता हूं। असलम चिश्ती जी, हौसला अफजाई के लिए बहुत धन्यवाद देता हूं। लिख रहे हैं आपकी DV लाइव के पुरजोर जोश, जज्बे, निष्पक्ष और स्वतंत्र पत्रकारिता को दिल से मुबारकबाद। आज देश को आप जैसे पत्रकारों की ज़रूरत है और देश को आप जैसे, असलम भाई, आप जैसे लोगों की भी ज़रूरत है जो कम से कम साथ पूरे शुरू से लेकर आखिर तक आप लोग बने रहते हैं, कमेंट लिखते हैं, हौसला अफजाई करते हैं। इससे बेहतर और क्या हो सकता है। तो आप लोगों की भी ज़रूरत है। प्रीतम दुग्गल जी कह रहे हैं कि भारत में आर्थिक सुधार की प्रक्रिया 1991 में कांग्रेस ने ही शुरू की थी। जब कोई भी राज्य कुछ आर्थिक कार्यक्रम करेगा तो किसी भी उद्योगपति को दूर रखना पक्षपात होगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं और मैं आपकी बात से 101% सही सहमत हूं कि आप और राहुल गांधी ने जो आप आज क्लियर किया है, मैंने आज ट्विटर पे लिखा भी कि पहली बार मैं देख रहा हूं, इससे पहले राहुल गांधी या कांग्रेस के पक्षकार जो हैं वो इस बात को कहते रहे हैं, लेकिन उस ढंग से नहीं जिस ढंग से आज कांग्रेस की तरफ से ये बयान आया, ये बात आई है, खासकर राहुल गांधी की तरफ से, कि क्यों अदानी अंबानी के खिलाफ रहते हुए भी वो ये नहीं चाहते हैं कि अदानी अंबानी का बाइकॉट हो। अदानी अंबानी के बाइकॉट की बात नहीं है, यहां अदानी अंबानी को ही सब कुछ सौंप देने वाली बात के खिलाफ तो कोई भी रहेगा। इस देश में अगर 2 लोगों की सरकार चलेगी, इस देश में अगर 2 व्यापारी ही रहेंगे, तो एक अदना सा बच्चा से भी आप पूछिए तो वो भी कहेगा कि नहीं। अगर वो दुकान पे जाता है, कहता है कि मुझे एक चॉकलेट दे दो, और चॉकलेट वाला कहेगा नहीं जी, ये जितनी चॉकलेट है ये पूरी की पूरी एक आदमी के लिए है, तुम्हारे लिए नहीं है बेटा, चले जाओ। तो ये कहां तक कौन बर्दाश्त करेगा? तो ये वो बच्चा तक बर्दाश्त नहीं करेगा भाई साहब। तो फिर राहुल गांधी अगर कह रहे हैं तो बिल्कुल सही कह रहे हैं, इस बात को समझने की जरूरत है। लेकिन हाँ, हमारे पैनलिस्ट साथी जो कह रहे थे कि इस बात को आपको जन जन तक पहुंचाना होगा, वो आप कैसे पहुंचाते हैं, आपका प्रचार तंत्र कितना मजबूत है, ये आपको सोचने की जरूरत है। कांग्रेस के लोगों के लिए कह रहा हूं। तो बहुत शुक्रिया अदा करता हूं आप लोगों को, आप अपनी बात रखते हैं। और ऐसे ही यूनिस भाई हमारे साथ हैं, सलाम करता हूं, आपको भी सलाम करता हूं यूनिस भाई। अहमद सैफी भी हैं, नील उस्मानी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, दलीप कुमार भी हमारे साथ हैं। आप अच्छा काम कर रहे हैं, लिख रहे हैं, बहुत धन्यवाद। अनवर अली भी हैं हमारे साथ में, और काजल दुबे भी हमारे साथ में हैं। कहना है RSS जब तक
देश भारत जैसे देश में रहेगी, अपनी मनुवादी सोच थोपने की कोशिश जनता पर करते रहेगी। ये झूठे मायावी नफरती लोग हैं। थैंक्स। ये कहना है काजल दुबे का। बिल्कुल सही कि अपनी अपनी बात और खासकर मनुवादी सोच जो है उसकी बात कर रहे हैं। और असलम चिश्ती कह रहे हैं कि आप सही कह रहे हैं। और अहमद साफ़ी भी नमस्कार कर रहे हैं। नील उस्मानी का कहना है कि आपकी सच्ची पत्रकारिता को दिल से सलाम। आपको भी सलाम करता हूं। अनवर अली का कहना है कि देश के लिए बढ़ेगा कदम। जगमोहन सिंह जी कह रहे हैं कि हिटलर आर्यन राष्ट्र बनाना चाहता था, ये अखंड भारत बनाना चाहते हैं। पता नहीं क्या होगा इनका और इस देश का। देश का कभी बुरा नहीं हुआ न होगा। देश में जब जब बुरा हुआ है कोई न कोई, और देश की जनता, हम और आप सब समझदार हैं और चीज़ें जो हैं उस हिसाब से चलती हैं। आज़मी अशफाक भी हैं जिनका कहना है नमस्कार। आपको भी नमस्कार करता हूं। थॉमस टोपो थैंक्स कह रहे हैं राहुल जी को। और देशपाल सिंह चौहान, यात्रा से सोशल मीडिया पर कांग्रेस छाई हुई है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और स्वामी कैलेटरियन कुपुसारवी स्वामी का कहना है आप जुड़े हैं, बहुत धन्यवाद आपको। और ऐसे ही रमेश चंद पब्लिक को आगे आना होगा, सही को सही और गलत को गलत कहें। और देवकरण मीना का कहना है आपका शुक्रिया, सच दिखाने के लिए आपका भी शुक्रिया। ग्रेट डिस्कशन टुडे, थैंक यू राजीव जी कह रहे हैं। जगमोहन सिंह जी और नील उस्मानी आप सभी को गुड नाइट। आपको भी गुड नाइट। और लालजी विश्वकर्मा गुड नाइट कह रहे हैं। मल्लम चौधरी, राहुल जय कह रहे हैं। और GLM हिंदुस्तान बदल रहा है लिख रहे हैं। देवेंद्र चटर्जी कह रहे हैं आई लव डीवी लाइव गुड नाइट। और शमशेर मौर्य कहना है आपका धन्यवाद। और सैयद अब्दुल मुगनी का कहना है नमस्कार साहब, नमस्कार। हमारा भी नाम लिया कर कभी। बिल्कुल आपका नाम ले रहे हैं सैयद मुगनी, अब्दुल मुगनी जी। और सामने अगर कई बार नहीं आता है नाम तो नहीं पढ़ पाता हूँ, वरना नाम तो बिल्कुल लेने की ऐसा कुछ है नहीं कि आपका लूँ किसी का ना लूँ। नवल सिंह कह रहे हैं नमस्कार। और असलम भाई गुड नाइट कह रहे हैं। और GLM का कहना है रघु नहीं पढ़ पा रहा हूँ, थोड़ा माफ़ी चाहूँगा। लेकिन मोहम्मद निसार आलम भी हैं। 2024 में राहुल गांधी कांग्रेस की आंधी आएगी कह रहे हैं। और ऐसे ही राजीव सर, माइक्रोसॉफ्ट व्हेन बिकम टू पावरफुल, अमेरिकन गवर्नमेंट नॉट अलाउड, देन माइक्रोसॉफ्ट डिवाइडेड टू टू, दिस इज नॉट हैपनिंग। ये कैलेटलाइन कुपुसावरी स्वामी जी का कहना है। और VIP राजपाल का कहना है राहुल गांधी। और स्मर्थन का कहना है नेक्स्ट PM राहुल गांधी। तो दोस्तों इस कार्यक्रम को, और LK पटेल कह रहे हैं कि आप सभी सच्चे ईमानदार पैनलिस्टों के साहसिक प्रयास के से आने वाले समय में निरंकुश निर्दयी सत्ता को उखाड़ फेंकेगा। वाहिद भी हमारे साथ में, मोहम्मद मासूम मौलू भी हमारे साथ में हैं, शेख सदमय कुरैशी भी हैं। आपका न्यूज़ दिखाने का तरीका अलग है, ऐसा ही निष्पक्ष दिखाते रहिए, गुड लक सर। और कुंदन प्राइम ब्लॉग का कहना है कि राहुल गांधी जी आगे, मोदी जी कुछ नहीं हैं। और मिगुएल गोंसाल्विस का कहना अनलेस एंड अनटिल EVM शुड नॉट बैन नोबडी कैन डिफीट BJP। आज में अफस्काप भी हमारे साथ में। तो तमाम दोस्तों, अशोक कुमार काम भी, आप सबका बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। अब इस कार्यक्रम को समाप्त करना चाहूँगा। ऑलरेडी 8:30 का समय हो चुका है। और अब सोमवार को आप सबसे मुलाकात होगी। और कल शाम मेरा साप्ताहिक प्रोग्राम, वीकली प्रोग्राम घूमता हुआ आईना देखना मत भूलिए। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए DV लाइव। नमस्कार, गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब बखैर।